जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज जो शिफ्ट लेकर आए हैं ये है 6 जून वाला थर्ड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट तक हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आज की क्लास में शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और इन सवालों को करने का एक बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो छोड़ना नहीं है, पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला जो सवाल दिया गया है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। इस टाइप के सवाल कभी इतने रुपए में इतने खरीदी, ठीक है, कभी खरीदने के बारे में दे देता है और बेचने के बारे में पूछा जाता है, कभी बेचने के बारे में दे दिया जाता है और ख़रीदने के बारे में पूछा जाता है, जैसे इस सवाल में किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हमको ये देखना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है। 20% का लाभ हुआ। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, ठीक है भाई। 20/100 करेंगे तो 1/5 ही आएगा। मतलब 5 पर वो 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो सीपी कितना हुआ यहाँ पर 5 रुपया, ठीक है। और सेलिंग कितना हो गया, 5 पर 1 का प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो यानी कि 6 में बेचेगा। अब कह रहा है कि 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची। यहाँ पर सेलिंग प्राइस 6 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस 6 रुपये है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका 5 रुपये है। तो आप 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेच रहे हैं ना, तो आप 6 रुपये के हिसाब से देखिए कि भाई 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेचा तो 6 रुपये में कितना बेचेगा। तो 6 रुपये में वो बेचेगा भाई 1 में 5, तो 6 में 6 पंचे 30। तो यहाँ पर 6 रुपये में 30 चॉकलेट यहाँ पर बेचा, ठीक है। अब इन्हीं 30 चॉकलेट को वो 5 रुपये में ख़रीदा होगा, तब तो जाके उसको 20% का लाभ हुआ। तो 5 रुपये में वो 30 चॉकलेट खरीद रहा है। 5 रुपये में 30 चॉकलेट खरीद रहा है तो 1 रुपये में कितना चॉकलेट खरीदा होगा बताइए। 30/5, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 रुपये में कितने चॉकलेट, 30/5 मतलब कि 6 चॉकलेट। 6 चॉकलेट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तरीका था इस सवाल के लगाने का, बढ़िया तरीका है। आगे चलिए अगले सवाल पर। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं और इनका तरीका भी हमने आपको बता रखा है। क्या करना होता है, कह रहा है 20, 24, 11 और 16 में से प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, यानी प्रोपोर्शन में होती हैं। यहाँ पर ये जो सब कुछ दिया गया है इसमें y की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। पहले तो हम x निकालेंगे, क्या जोड़ा जा रहा है तब वो समानुपात हो रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि यहाँ पर लिखिए 20 है ना, शुरू की 2 संख्याएँ 20 और 34 को इस तरीके से लिख लीजिए। बाकी की 2 संख्याएं हैं 11 और 16, इस तरीके से लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब डिफरेंस देखना है आपको। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 20 और 11 यानी कि 9 का डिफरेंस। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 16 दूना 32 यानी कि 18 का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 18 का डिफरेंस। अब इनको काटना नहीं है, हम देखेंगे यहाँ पर ये वाला डिफरेंस। या तो इसका डिफरेंस देख लीजिए या फिर इसका डिफरेंस देख लीजिए, दोनों में से किसी एक का डिफरेंस ले लेंगे। इसका डिफरेंस कितना होगा, 14 का, है ना। और यहाँ का कितना डिफरेंस है, यहाँ पर देख लीजिए 9 का डिफरेंस है। इस 9 को 14 बनाना है, ठीक है। इस 9 को 14 बनाना है या फिर यहाँ 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 9 को 14 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये जो डिफरेंस है इसको 14 के बराबर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है 14/9 से, है ना। तो 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 14। अब 14/9 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए। तो अगर हम 9 में 14/9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 14। और इसमें भी 14/9 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखते जाइए। तो 18 में 14/9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई देखिए 18 गुणे यहाँ पर 14/9 करिए तो 9 से ये 2 बार में कट जाएगा और 14 दूना 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 28 हो गया। अब देख सकते हैं डिफरेंस बराबर हो गया, यहाँ भी 14 का अंतर, यहाँ भी 14 का अंतर। तो बस आ गया हमारा आंसर, यानी कि x की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। कैसे, सुनते जाइए। यहाँ देखिए 34 है, 34 में क्या जुड़ा कि 28 आया, या फिर 20 में क्या जुड़ा कि 14 आया, बताइए। तो अगर हम घटाने की बात कहें तो 20 में 6 घटाएंगे तो 14 आएगा। अब जोड़ने की बात कर रहा है तो 20 में -6 जोड़ेंगे तब तो 14 आएगा, यानी कि -6 जोड़ेंगे तब जाके हमारा ये सेटिस्फाई होगा, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -6 है। अब यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बीच के दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि y × y जो कि y² होगा इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। समानुपात सॉल्व करने पता है सभी को। 3x, तो x की वैल्यू -6 है तो यहाँ पर हो गया -18, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका
तो यहाँ रखिए 6, तो -12 और -6 यानी कि माइनस का 18 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 18 18 का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर वैल्यू 18 स्क्वायर, तो y की वैल्यू यहाँ पर सीधे सीधे 18 के बराबर आ गया। ठीक है, 18 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये सवाल ज्योमेट्री का है, सिमिलरिटी पर रिलेटेड है। यदि ए बी सी सिमिलर टू एक्स वाई जेड, यानी कि दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ए बी सी और एक्स वाई जेड दोनों सिमिलर हैं, यानी कि यहाँ पर समरूप हैं। ए बी इक्वल टू 6, एक्स वाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वाई जेड 12 है और जेड एक्स यहाँ पर 16 है। तो ए बी सी का परिमाप निकालना है। सबसे पहले तो दो ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया जाए इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें देखिए कि ये आपका ए है, कह रहा है कि ए बी सी सिमिलर टू एक्स वाई जेड है। ठीक है, इसके क्रम का ध्यान बहुत रखना होता है। ये हो गया ए बी सी और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब सिमिलरिटी कैसे होती है, जब ए बी मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है इक्वल होता है। तो ए बी और यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, शुरू में ए बी दिया है तो यहाँ भी एक्स वाई दिया है, तो ए बी और एक्स वाई इनका रेशियो किसके बराबर होगा, बी सी और वाई जेड के बराबर। इस तरीके से सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है, तब वो सिमिलर होती हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ए बी 6 है, तो ये भैया 6 के बराबर है। जो एक्स वाई है वो 8 है यहाँ पर, तो ये 8 हो गया। वाई जेड जो है ये 12 है, तो ये हो गया 12। और जेड एक्स आपका कितना है, 16 है, तो ये हो गया आपका 16। ठीक है, अब देखिए ए बी का रेशियो एक्स वाई के रेशियो के बराबर होगा। सॉरी, यहाँ पर ए बी और एक्स वाई का जो रेशियो है, ए बी कितना है हमारा 6 है, डिवाइड बाई एक्स वाई कितना है यहाँ पर 8 है, यही रेशियो सबके बराबर होगा बी सी और वाई जेड। तो यहाँ हो गया बी सी डिवाइड बाई वाई जेड कितना है यहाँ पर 12 है, तो ये हो गया 12। यही इक्वल होगा किसके, यहाँ पर ए सी, ठीक है, ए सी और जेड एक्स मतलब 16 यहाँ पर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो 3 हो गया, और ये 2 बार में कटेगा तो 4 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इन पहले दोनों को इक्वल करेंगे तो ये 12 इधर आ जाएगा, 12 3 36, 36/4 यानी कि बी सी की जो वैल्यू है वो 36/4 यानी कि 9 आया, तो ये आपका 9 हो गया। फिर इस तरीके से इस वाले को और लास्ट वाले को इक्वल कर देंगे तो देखिए 16 इधर आ जाएगा, तो 16 3 48, 48/4 यानी कि 12 चौके 48। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू यहाँ पर 12 आ चुकी है, बस सॉल्व करने आना चाहिए आपको। ये आपके पास 12 है। अब इनका परिमाप पूछा था, निकाल लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 12 6 18, 18 और 9 यहाँ पर 27, तो सीधे सीधे 27 हमारा परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, ये बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है। ठीक है, 71 से कटने वाली नंबर देखनी है हमको, तो क्या 71 से डिवाइड करके देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, समय लग जाएगा। तो क्या करना है, जो वैल्यू हैं वो 6000 के आसपास हैं। ठीक है, 6000 के आसपास हैं, मतलब 5600 के आसपास हैं। यहाँ पर दिया है 71, तो 71 से कटने वाली जो 5600 के आसपास हो ऐसा नंबर ढूंढिए। तो यहाँ पर है 70 मान लीजिए, तो 7 8 56 मतलब 80 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी मिलेगा कितना मिलेगा, 8 एकम 8 बचा 0 और 8 सत्ते 56। ये जो 5680 है ये 71 से कटने वाली होगी। ठीक है, अब जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर इन ऑप्शन में से उनका डिफरेंस, इसके साथ उसका डिफरेंस भी 71 से डिवाइड होगा। तो पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ 5680 है, यहाँ 5603 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, इसके और इसके बीच में 5680 में से 5603 घटा देंगे तो 80 में से 3 गया, मतलब कि यहाँ पर 77 आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ, 77। अब 77 कभी भी 71 कभी भी 77 जो है 71 से कभी भी नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, 71 से नहीं कटेगा वो। चलिए, अब यहाँ पर छोटी और वैल्यू कौन है, ये वाली, ऑप्शन नंबर सी। इसमें से इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 80 में से 9 घटाएंगे तो 71 आएगा, बिल्कुल आ गया, और 5600 में 5600 गया, 0 हो गया। तो 71 यहाँ डिफरेंस आया सी वाले में, तो 71 से ये वाला कट जा रहा है, माने कि यही वाला संख्या हमारा आंसर होगा। बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि मिल चुका है, क्योंकि ये 71 इस वाले 71 से डिविजिबल है। तो डिफरेंस जब डिविजिबल होता है तो इसका मतलब संख्याएं भी डिविजिबल हैं। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब ये सवाल रहा एलजेब्रा का। एलजेब्रा के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। वो कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर देखते जाइएगा, x3, ठीक है, या फिर a ले लीजिए, चलिए a3 है ना,
प्लस बी क्यूब, ध्यान से देखते रहिएगा इस कॉन्सेप्ट को, प्लस यहाँ पर सी क्यूब माइनस यहाँ पर 3x ए बी सी माइनस 3abc डिवाइड बाय या फिर इज इक्वल टू ये होता है a b प्लस सी, ठीक, a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में यहाँ पर होता है इसके मल्टीप्लाई में, तो इसके मल्टीप्लाई में जो रहेगा उसको हम डिवाइड में ला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बनता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अपने इक्वेशन को देखिए, या फिर जो भी ये दिया गया है इसको बड़े गौर से देखिए। यहाँ पर है आपका 8x का क्यूब, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये है 2, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इसको देखें तो ये 27 होता है 3 का क्यूब, तो यहाँ पर हो गया 3y का क्यूब, है ना, ये कितना हो जाएगा 3y का होल क्यूब, और ये 64 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4z, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो इसका होल क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये वाला क्या ये इन तीनों का मल्टीप्लाई नहीं है, इन तीनों का मल्टीप्लाई ही है, और यहाँ पे आपके जो इसमें है माइनस होता है, तो एक ठो ये माइनस है और एक ठो ये माइनस मिलकर प्लस बन गया, बिल्कुल बन गया। तो सेम टू सेम यही फॉर्मेट आपका बन रहा है। नीचे यहाँ पर देख पाएंगे तो 2x का स्क्वायर होता है, ये 3y का स्क्वायर होता है, ये 4z का स्क्वायर होता है ना। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई a b b c c इस तरीके से, तो मतलब सब कुछ यही बन रहा है, बस हमें इसका वैल्यू लिखना है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a b c। तो यहाँ पर a मतलब 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस b का मतलब 3y, तो प्लस यहाँ पर 3y, और प्लस सी है तो सी की वैल्यू -4z है, तो मतलब यहाँ पर -4z हो जाएगा। बस यही रहा आपका आंसर, 2x प्लस 3y -4z, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी अलजेब्रा के फॉर्मूले याद होने का बहुत फ़ायदा होता है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम एचसीएफ का है। अच्छा सवाल है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 17 और 7 है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो 119 के बराबर है। देखिए यहाँ पर अगर संख्याओं का अनुपात दिया है तो एक संख्या हम लोग 17x मान सकते हैं और दूसरी संख्या हम लोग यहाँ पर 7x मान सकते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम क्या होता है, पहले तो कॉमन चीज़ रखते हैं, x और x दोनों में है तो x आपका कॉमन हो गया ये, और 17 और 7 में कोई कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनेगा, तो 17 गुणे 7 यानी कि 119, ठीक है। तो ये टोटल हुआ हमारा एलसीएम, और एलसीएम ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। फिर मल्टीप्लाई एचसीएफ तो कॉमन चीज़ होता है, कॉमन इनमें क्या है, एक्स ही है, तो ये हो गया एक्स। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो दिया गया है वो 119 के बराबर, तो 119 से 119 कट गया, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ से 1 आ गई, मतलब एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर 1 आ गई। हमें क्या पूछा था, एलसीएम और एचसीएफ के रेसिप्रोकल का सम। तो बताइए, ये था एलसीएम, ये था एचसीएफ, एक्स की वैल्यू रखिए 1, तो 119 इंटू 1 यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया 119 के बराबर, और एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पर, क्योंकि एक्स ही हमारा एचसीएफ था तो 1 आया है। अब इनका रेसिप्रोकल चाहिए, यानी 1/119 और प्लस यहाँ पर 1/1, ठीक है, क्योंकि एक का रेसिप्रोकल करेंगे तो वही चीज़ आएगा। अच्छा, इनको जोड़िए, 1 और यहाँ पर 20, ठीक है, तो ऊपर हो गया 120 और नीचे हो जाएगा 119। बस आ गया हमारा आंसर, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर पर आवर की दर से प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा कितनी होगी, मतलब 1 मिनट में कितना प्रवाह हो जाएगा, वॉल्यूम हमें सीधा सीधा निकालना है। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, जैसे ये नदी हो गई, 1 मिनट में इतनी ही लंबाई चली मान लीजिए, ठीक है, इतना ही लेंथ हुआ उसका, ये इसकी गहराई हो गई, ठीक है, इस तरीके से ये गहराई हो गई, और ऐसे जो ऐसे ऐसे बनेगा वो चौड़ाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ क्यूबॉइड टाइप का बनेगा, जिसमें ये लंबाई हुआ है ना, ये हाइट हो गया आपका, और अंदर में आपका जो हॉरिजॉन्टली होगा वो आपका चौड़ाई बनेगा। तो चौड़ाई यहाँ पर कितना है दिया गया है, गहराई यानी हाइट आपको दिया गया है, ठीक है, 2 चीज़ें दी गई हैं, हमें सिर्फ लेंथ निकालना है।
लेंथ निकालना है तो लेंथ के लिए ये देखिए कि 1 मिनट में कितना दूर चली है। ये बताइए, ये 27 kmph के हिसाब से चल रही है, मतलब 1 घंटे में इसका मीनिंग क्या होता है, 1 घंटे में 27 किलोमीटर, और किलोमीटर को 2.7 किलोमीटर, तो 2.7 किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए क्योंकि ये दोनों मीटर में, तो कितना हो जाएगा, 2700 मीटर हो जाएगा। तो 1 घंटे में अगर 2700 मीटर चल रही है तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में यहाँ पर 2700 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 60 मिनट में 2700, तो 1 मिनट में ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। 6 से अगर काटेंगे तो 6 चौके 24 है ना, और 6 पंचे यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 45। मतलब 1 मिनट में वो जो नदी है 45 मीटर की दूरी कवर करेगी। प्रति मिनट हमें पूछा गया था, मतलब 1 मिनट में, हर 1 मिनट में कितना वॉल्यूम लेके जा रही है, कितना उसका जो लीटर है क्षमता है वो लेके जा रही है। ठीक है, तो अब सीधे सीधे वॉल्यूम निकाल दीजिए क्योंकि क्यूबाइड बन रहा है। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, बस। तो लेंथ कितना आया है, 45। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर ब्रेड्थ कितना आया है, चौड़ाई 36 है, तो ये हो गया 36। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर हाइट यानी कि 20, इनको बस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 36 दूना 72, या फिर ऐसा करिए ना, ये 45 दूना 90 हो जाएगा, मतलब 900। तो 36 गुणा यहाँ पर 900। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो पहले आएगा, 9 चौके यहाँ पर 36, 9 छक्का 54। ठीक है, 4 तो बचा 5, मतलब 400 लास्ट में आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बस आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे इन सवालों को टैकल करना होता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ये सवाल दोस्तों एकदम बढ़िया सवाल है क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन पे पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है 4x³ - 8x² - 13x + 19 = 0। इसके सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योग और गुणनफल, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन। इसके जो मूल हैं, मान लीजिए रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है, तो इन तीनों का जो सम होता है वो होता है -b/a। ठीक है, ये b रहा, ये a रहा, तो -b/a। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इन तीनों का सम जो होता है ये c/a के बराबर होता है। c आपका x का कॉफिशिएंट है। फिर तीनों रूट्स का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो कितना होता है, -d/a। बस यही काम करना था आपको। आपको पूछा गया है सम और प्रोडक्ट, यानी कि पहला वाला और तीसरा वाला पूछा गया है। तो देखिए अल्फ़ा की a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू अगर कंपेयर किया जाए तो 4 है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 8 बस मत लिख दीजिएगा, साइन के साथ लिखना है, -8। तो यहाँ b की वैल्यू -8 है। c की वैल्यू कितनी है, -13 है, तो ये हो गया -13। और d की जो वैल्यू है -13, d की वैल्यू यहाँ पर 19 है। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमें पहला वाला पूछा था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये होता है माइनस का b/a। माइनस b कितना है यहाँ पर 8 है अपॉन a, तो a यहाँ पर 4 है, यानी ये कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया दोस्तों। और प्लस का 2 आपके ऑप्शन नंबर किस में है, फर्स्ट वाले में, ये करेक्ट हो जाएगा। और कहीं भी नहीं दिया है। ठीक है, और कहीं भी नहीं दिया है। बाकी आप चाहें तो प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा और गामा का प्रोडक्ट क्या होता है, -d/a। तो -d की वैल्यू कितनी है, 19 है, तो यहाँ पर 19/a यानी कि 4। तो -19/4 देख लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से लगाना है इस सवाल को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक है और फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो साइन 3 थीटा की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है। ठीक है, बड़े गौर से समझिएगा। पहले तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें साइन 3 थीटा चाहिए। ये रहे आपके पास 3 फार्मूले, है ना, इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे फार्मूले हैं। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा की। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कॉट थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना, 3, तो ये हो गया बेस, और परपेंडिकुलर यानी कि 4, तो 3 4 ये हो जाएगा 5, पाइथागोरस या फिर ट्रिपलेट लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, अगर हम यहीं से साइन थीटा निकालने का प्रयास करेंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 4/5। बस ये हो गया। अब इसमें रखिए तो हो जाएगा, हमें इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो 3 साइन थीटा कितना है, 4/5 -4 इंटू साइन थीटा का क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब 125। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर तो डायरेक्टली हो गया। देखिए 5 और 125 का जो एलसीएम है वो 125 आ जाएगा,
125 आ जाएगा। 125/5 यानी कितना हो जाएगा 25, तो 25 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 25 चौके 100 तियाँ 300, तो ये हो गया 300 माइनस ये कट जाएगा 64 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 मतलब 264 है ना, ठीक है। 6 चौके हाँ ठीक है 240 और 24 यानी कि 264, तो ये हो गया 264। घटा लेंगे हम लोग इसको, 300 में से 64 अगर जाएगा तो सीधे सीधे हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, एक सेकंड 4 चौके 16 न होगा भाई, मतलब 256 हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा कितना आपका 256, 256 होगा। तो 300 में 256 अगर घटाएंगे तो 44 बचेगा। 44/125 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें से वेतन का 30% घर के किराए पे, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा के लिए और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वह हर महीने 42,000 रुपये की बचत करता है तो उसका महीने का वेतन कितना होगा। 30% खर्चा किया, 25% यहाँ पर क्या किया भोजन के लिए, 15% चिकित्सा के लिए, तो तीनों चारों को जोड़ लीजिए कितना खर्चा हुआ, क्योंकि टोटल तो वो 100% कमाएगा महीने का, है ना। देखिए 25 और 15 40, 40 30 70, 70 और यहाँ पर 16, 70 और 16 यानी 86%। तो 86% दोस्तों वो ख़त्म कर दे रहा है ना। तो 100% में से अगर 86% ख़त्म कर दिया तो बचाया कितना, 14%, ठीक है। 14% और बचा रहा है कितना, एक्चुअली में यहाँ पर 4200 रुपये, तो ये हो गया 42,000 रुपये। तो 14 का ये 3000 गुना है, 14 तियाँ 42 यानी कि 3000 गुना, ठीक है। तो अब तो सीधा सीधा मामला हो गया ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मासिक वेतन जो कि 100% होगा, है ना, महीने का 100% होगा। तो देखिए यहाँ 3000 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 3000 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 को 3000 से गुणा करिए तो 3000 और 200 और, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल था, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये बड़ा बढ़िया सा सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का है। 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई जो दूरी थी वो शेष दूरी का 4/3 था। यहाँ पर ये जो 4/3 दिया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दिया है, 4/3, ठीक है। कह रहा है शेष दूरी का बोला है, जिसका बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है, यानी कि ये आपका शेष दूरी है, ठीक है। ये आपका शेष दूरी बचा हुआ है और उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो इतना वो चला है, ठीक है, इतना वो यहाँ पर चला है। तो बताइए 4 चला है 3 बाकी है, यानी कि टोटल कितना है यहाँ पर 7 यूनिट। तो जो 7 यूनिट है ये टोटल डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस है कितना यहाँ पर 35 का। तो 7 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि कितना चला है वो, 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20 और 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 5 तियाँ 15, मतलब 15 किलोमीटर बचा हुआ है, ठीक। अब बड़े ध्यान से समझिए, जो चली हुई दूरी है यहाँ पर, उसको वो 4 घंटे 15 मिनट में तय करता है। तो चली गई दूरी कितनी है यहाँ पर, 20 की है, 20 किलोमीटर डिवाइड बाई, ध्यान से देखते जाइएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही हमारा स्पीड होता है। टाइम कितना है, 4 घंटे 15 मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 4 घंटे प्लस 15 मिनट मतलब 1/4, क्योंकि 15/60 करेंगे उसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, तो 15/60 यानी कि 1/4, तो इतना हो जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, 4 चौके 16, 1 17, 17/17 यहाँ पर 4 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 17/4, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही आपका स्पीड होगा। 20 चौके यहाँ पर 80, 80 हो गया 17, तो कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, मतलब 4 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 17 × 5 = 85 हो जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल था। आगे चलिए, अब इसको देखिए, इसमें क्या बोला गया है, 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद यह 10% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल, 10% चाहिए, क्योंकि 10% ही खाली है ना। देखिए जब वो 50 लीटर डाल दिया तो 50 लीटर डालने के बाद 10% ही खाली रहा, तो वो टैंक जो है स्टोरेज टैंक, वो तो टोटल उसकी कैपेसिटी 100% होगी, ठीक है। 100% में से 10% खाली है, इसका मतलब भरा कितना होगा, वो 90% भर गया होगा। तो 90% जब भरा होगा और 90% भराए कितने में, 50 लीटर में, मतलब 90% की वैल्यू यहाँ पर 50 है, ठीक। तो देख लीजिए 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि कितना पेट्रोल इसमें और चाहिए, ठीक है, कितना पेट्रोल इसमें और चाहिए, मतलब हमें सिर्फ यहाँ पर 1 सेकंड
स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल, अच्छा टोटल निकालना है हमें, ठीक है, टोटल निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 10 बनाइए, तो 10 बनाने के लिए 9 से डिवाइड इधर भी, 9 से डिवाइड इधर भी, है ना, तो ये 10 बन गया। अब 10 बना है तो 10 से और गुणा कर दीजिए, तो ये टोटल 100 हो जाएगा, इधर भी 10 से गुणा कर दीजिए, मतलब 500/9, 500/9, तो 9 पंजे यहाँ पर 45, बचा यहाँ पर 5, तो फिर 50 हो गया, फिर 9 × 5 = 45, ठीक है, ये हो गया, तो 55 आएगा, 55 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलिए अगले सवाल पे। ये रहा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी कि CI का। 9,900 रुपये की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद कितना प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए अर्धवार्षिक रूप से यहाँ पर हो रहा है, तो भाई 20% तो ये तो सालाना है, तो 20% जब सालाना हुआ तो आधे साल का कितना होगा, अर्धवार्षिक यानी आधा साल, यानी कि 6 महीना, तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा बताइए भाई, 20% पूरे साल का तो 6 महीने का होगा, उसका आधा यानी कि 10% होगा, तो रेट हमारा 10% हुआ। अच्छा अब ये 1 साल है, तो 10% का 1 साल में 2 बार देना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पर जो टाइम हुआ वो कितना है, 2 बार हो गया। ठीक है, 1 बार नहीं 2 बार, तो 10% के हिसाब से 2 बार का निकाल लीजिए, तो 10% या तो इसको सक्सेसिव से निकाल लीजिए या फिर रेशियो मेथड से निकाल लीजिए। इसका रेशियो कितना बनेगा, 1/10, मतलब पहले साल यहाँ पर 10 से राशि कितनी हो जाएगी, 10 + 1, क्योंकि 1 पर 1 रुपये ब्याज जुड़ेगा 10 पर, तो 11 हो जाएगा। 2 बार के लिए बोला है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये हो गया आपका 100, और 100 से राशि कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। हमें 100 की वैल्यू ये पता है, 121 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये पहले बेसिक मेथड बता रहे हैं, फिर इसको करने के एक ट्रिक भी आपको बताएंगे। देखिए तो यहाँ पर ये जो 9900 है, ये तो आपका मूलधन है, और मूलधन है कितना, 100, तो नीचे डिवाइड कर देंगे। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी, ये है आपका 11 × 11, ठीक है, 11 × 11, 121, 11 × 11, ये कट गया। देखिए अभी पहले एक बार 11 से गुणा करिए 99 को, तो 11 से गुणा करना आसान होता है, 9, फिर 9 9 18 का 8 हासिल 1, फिर 9 1 वो हो जाएगा 10, ये हो गया। फिर से एक बार 11 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, बनेगा 9, फिर 9 और 8 यहाँ पर 17 का 7 हासिल 1, फिर 8 और 0 8, 8 और 1 हो गया 9, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये 0 और 1 ये हो गया 1, फिर लास्ट में यूनिट डिजिट सॉरी ये वाला जो लास्ट वाला है इसको रख देते हैं, तो 11,979 ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है मिश्रधन, मिश्रधन पूछा है ना, यानी कि 1 साल के बाद कितना पैसा होगा, 1 साल के बाद 121 ही ना होगा, मतलब हमें 121 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 121 में 11 पड़ा हुआ है दोस्तों, तो 11 का मल्टीप्लाई पक्का है कि हुआ होगा उस नंबर में, तो 11 का डिविजिबल खोज लीजिए। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट अंकों को पहले जोड़िए। देखिए 1 और 3 4, 4 और 7 हो गया 11, 11 में से 1 और 0 मतलब 1 घटा देंगे, तो 11 में से 1 घटाएंगे 10 आएगा। क्या 10 11 से कटता है, नहीं कटता, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा आपका आंसर। दूसरा देखिए 1 और 9 10, 10 और 9 19, तो 19 हो गया, और यहाँ 1 और 7 8, तो 19 में से 8 घटाएंगे बचेगा यहाँ पर 11, ये 11 से कट जाएगा, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। सभी को चेक करेंगे, यहाँ देखिए 1 और 4 5, 5 10, 10 में से यहाँ पर 9 2 11, 11 - 10 यानी कि 1 आएगा। क्या 1 11 से कटता है, नहीं कटता, मतलब ये आंसर भी नहीं होगा हमारा। यहाँ 9 1 10, फिर यहाँ पर 4 2 6 है ना, अल्टरनेट 4 2 6, तो 10 - 6 यानी 4 आएगा, तो 4 भी 11 से नहीं कटता, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा आपका। 3 एलिमिनेट हो गए हैं, 1 ही बचा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से करना है आपको। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान ही है। एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु जो दी गई है वो दिया गया है, उनकी आयु का मानक विचलन, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो ये बढ़िया सवाल। ठीक है, ये यहाँ पर एकदम बढ़िया सा सवाल दिया गया है दोस्तों। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका क्या होता है पहले ये देखिए, है ना, बड़े गौर से समझिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले निकाला जाता है उनका माध्य, यानी कि मीन। तो मीन निकालिए, मीन को x बार से डिनोट किया जाता है। मीन कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़कर जितने वे हैं उससे डिवाइड। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 25 और 35 यानी कि 60, 60 और 40 हो गया 100, 100 और 30 130, 130 और 50 180, 180 और 40 220 यानी कि 225, तो टोटल हो गया यहाँ पर 225, डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 6, हो गया इतना। इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं,
3 से, है ना। 3 से अगर काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 75 आ गया। इसको 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 75/2 हमारा x बार यानी माध्य आ गया। अब क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग इनके डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं, मतलब कि हम लोग डेविएशन देखते हैं। ये 75/2 है और ये 25 है, तो 75/2 और 25 में कितने का डिफरेंस है वो देखना होता है। 75/2 ज़्यादा होगा तो 75/2 में से 25 घटाइए। अब घटाने का तरीका भी आपको बता देते हैं। 75/2 में 25 घटाना है तो ये 25 दूना 50, 75 में से 50 गया तो ये आपका 25/2 आ गया। ठीक है, इसका डेविएशन का स्क्वायर करना है तो 25/2 है, 25/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 25/2 का स्क्वायर 625/4, है ना, ये हो गया। तो पहला डेविएशन आ गया। प्लस करते जाना है आपको। ठीक, फिर से दूसरे के साथ डेविएशन देखिए। यहाँ कितना है 75/2, उसको 30 में घटाएंगे तो 30 दूना 60, 75 माइनस 60 यानी कि 15, 15 यहाँ पर 2, तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, और बटे यहाँ पर 4, प्लस 75/2 और यहाँ है 35, तो 35 दूना 70 यानी कि 75 माइनस 70 हो जाएगा 5, 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, प्लस ये 40 है तो 40 दूना 80, 80 माइनस 75 यानी कि 5, तो 5/2 यानी कि 25/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ 45 है तो 45 दूना 90, 90 में से 75 अगर घटा दें तो कितना आएगा 15, हाँ, तो 15 का स्क्वायर माने कि 225 डिवाइड बाई यहाँ पर 4 स्क्वायर करेंगे तो प्लस यहाँ देखिए 50 है तो 50 दूना 100, 100 माइनस 75 आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर 625, तो ये हो गया 625 बटे यहाँ पर 4। अब ये सब का जोड़ के जो डेविएशन आए हैं उसका स्क्वायर करके जोड़ना है, फिर इसके भी डिवाइड में आपको संख्याओं को रखना है यानी कि n, तो ये हो गया n और इसका ले लेना है दोस्तों यहाँ पर रूट। बस यही आपका डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के लिए देख लीजिए 25 कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा n है ना, तो n का मतलब तो यहाँ पर 6 है, नंबर कितने हैं 6 संख्या है, तो डिवाइड में हम लोग 6 रख सकते हैं। अब करिए इसको, देखिए 25 इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 25 छक्के कितना होता है 150। ठीक, तो 150 ये हो गया। अब यहाँ पर है 600, ये 200 यानी 800, 800 और 200 यानी कि 1000, 1000 और 600 यानी कि 1600, तो 1600 और 150 यानी कि 1750, तो ऊपर हो गया 1750 और ये डिनोमिनेटर में सब के 4 है तो सब 4 नीचे आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी कि 6 चौके 24 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 24। ठीक है, ये हुआ आपका 24। अब इसको देख लीजिए, काट लीजिए, 6 से काटिए, 3 से कट जाएगा, 7 5 12 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। आप इसको डायरेक्टली 8 नहीं हो 72 बचा 3, 8 से भी नहीं कटेगा, 2 से काट लीजिए। 2 से अगर इसको काटेंगे ऊपर वाले को तो 16, ठीक है, 150 बचा है ना, तो 1675 सॉरी 1 सेकंड 875 हो जाएगा। ठीक है, 875 डिवाइड बाई यहाँ पर 12 हो गया। अब तो नहीं ना कटेगा, अब इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा यहाँ पर, इसको देखिए 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84 बचा यहाँ पर 5, तो 12 चौके 48 मतलब 1 सेकंड 12 3 36 मतलब 73 पॉइंट कुछ आएगा। और 73 पॉइंट कुछ कहाँ होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो ज़रा सोचिए। पहली बात तो 8 अठाई 64 होता है ना, 8 अठाई यहाँ पर 64 होता है, तो जब 64 होता है तो इसका मतलब ये 64 से ऊपर है तो 8 से वैल्यू ऊपर ही जाएगी, लेकिन 9 नहीं है 81 हो जाता है तो 81 से कम ही रहेगा, मतलब 9 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में होगा वैल्यू, और यही है सिर्फ एक ऑप्शन 8 और 9 के बीच में, तो 8.54 इसका करेक्ट आंसर होगा, 8.54, है ना। बेहतरीन सवाल था दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी के जो सवाल हैं हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है।